और अब हम रुख कर लेते हैं मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया। इसका मिडिल ईस्ट की स्थिति से दुनिया में बड़ी टेंशन बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट संकट पर G7 देशों की आपात बैठक भी हुई है। इजराइल ईरान जंग पर G7 की इमरजेंसी बैठक हुई। G7 के नेताओं ने ईरानी हमले की निंदा की है। क्षेत्रीय संघर्ष किसी के हित में नहीं है, कूटनीतिक समाधान अब भी संभव है, ऐसा कहना है G7 की इस मीटिंग में। लेकिन अमेरिका ने इस मीटिंग में एक बात बहुत खास कही जो इशारा देती है कि आगे क्या हो सकता है। आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन को देखते रहिए और टीवी स्क्रीन के जरिए ब्रेकिंग न्यूज को भी समझिए और नीचे लोअर ब्रेकिंग में भी क्या क्या आ रहा है वो भी देखिए। इजराइल के मिलिट्री चीफ का बयान भी आप पढ़ते रहिए। क्या कहा है इजराइल के मिलिट्री चीफ ने? ईरान के हमले का हम जवाब देंगे। यानी हालात अभी आसान नहीं हैं। हम अगली बड़ी खबर की तरफ भी रुख करेंगे क्योंकि G7 ने कहा कि अभी भी डिप्लोमेटिक हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन इसके चलते दुनिया भर में तनाव बढ़ गया है। G7 नेताओं ने ईरानी हमले की निंदा की है। और बड़ी खबर यह है कि इजराइल को जो बाइडेन ने चेतावनी भी दी है। G7 की बैठक में जो बाइडेन का बयान, परमाणु स्थलों पर हमले का मैं समर्थन नहीं करता, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए तो अमेरिका साथ नहीं देगा, इजराइल को जवाबी हमले का अधिकार है, ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, बातचीत से समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा जो बाइडेन का कहना है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस दबाव में भी हैं कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट के संकट को अमेरिका कैसे संभालता है ये भी तय करेगा अमेरिका में वोटरों का रुख। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति G7 की बैठक के बाद उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पर अगर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये एक खतरे का अलार्म की तरह होगा। अमेरिका का कहना है इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, जवाब देने का पूरा अधिकार है। तो इस संकट के बाद कौन कितना ताकतवर है, हम ये भी बात कर लेते हैं। चलिए, इजराइल और ईरान में किसके पास कितनी ताकत है इस चीज को भी आप समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये चीज समझाए देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मिलिट्री सैनिक 6,70,000 सैनिक, डिफेंस बजट 2 लाख करोड़, टैंक 1370, नेवल फ्लीट 64, जहाज या एयरक्राफ्ट 612 हैं इजराइल के पास। उधर ईरान की बात करें तो 11,80,000 सैनिक, डिफेंस बजट 88,000 करोड़, टैंक 1996, नेवल फ्लीट 101, जहाज एयरक्राफ्ट 551। लेकिन यहां बड़ी बात यह भी है कि इजराइल और ईरान के बीच में करीब 1800 किलोमीटर या 1,500 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की दूरी है। लिहाजा किसमें कितना है दम, हम ये अब आपको बता देते हैं। इजराइल ईरान, इनकी आबादी की बात कर लेते हैं तो 95 लाख आबादी, करीब जीडीपी, आबादी इजराइल की 95 लाख, ईरान की करीब 10 करोड़ है आबादी। जीडीपी इजराइल की 525 अरब है, ईरान की जीडीपी 413 अरब डॉलर है। डिफेंस बजट 24.4 अरब डॉलर इजराइल का है। इजराइल की प्रति व्यक्ति आय
53.37 हजार डॉलर है। और वहीं और अब बात ईरान इजराइल जंग पर एक अपडेट की, जहां पर G7 के नेताओं ने ईरान के इस हमले की निंदा की, जिसमें उसने 180 के करीब मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया है। परमाणु स्थलों पर हमले का हम समर्थन नहीं करते। इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक इस दौरान कर दी है। ईरान ने नेतन्याहू समेत 11 लोगों की एक हिट लिस्ट भी जारी कर दी है। दक्षिणी लेबनान में मैं धीरे धीरे पढ़ना चाहूंगा इन चीजों को, जिससे कि हमारे दर्शक समझ पाएं ढंग से। दक्षिण लेबनान में 14 इजरायली सैनिकों की मौत की भी खबर है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और आर्मी कमांडर्स के बीच बैठक हुई है। ईरान के राष्ट्रपति कतर के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच यूएन महासचिव पर इजराइल ने बैन लगा दिया कि अब इजराइल यात्रा नहीं कर सकते। लेबनान से 1 लाख लोग अब निकलकर सीरिया की तरफ चले गए हैं, क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है कि जंग के इलाके से आम जनता जितनी जल्दी निकल जाए उतना बेहतर है। ईरान की मिसाइल कितनी ताकतवर है, ये भी अब आपको बता देते हैं। सेजिल मिसाइल रेंज 2500 किलोमीटर है। खैबर की रेंज 2000 किलोमीटर है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। शहाब 1 की रेंज 300 किलोमीटर है। जुल्फिकार की रेंज 700 किलोमीटर है। शहाब 3 की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर है। इमाद 1 पर अभी काम चल रहा है, लेकिन कहते हैं इसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है। वहीं KH-55 की रेंज 3000 किलोमीटर है। खालिद फर्ज की रेंज 300 किलोमीटर है। ये वो मिसाइलों का जखीरा है ईरान का, जो कितनी दूरी तक मार कर सकता है, ये हम यहाँ पर जानकारी में आपको बता रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल JK बंसल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बात करेंगे। वहीं में हमारे साथ ग्रुप कैप्टन VN झा भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सौरभ, डॉक्टर सौरभ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, आप भी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई ईरान और अब इजराइल के बीच हो गई है। हालांकि अब तक ईरान इजराइल के बीच सीधी तौर पर ये लड़ाई नहीं थी, लेकिन क्योंकि प्रॉक्सीज ईरान के ही काम कर रहे थे और इजराइल उन पर हमला कर रहा था, तो लिहाजा ईरान ने इसको जवाबी तौर पर कार्रवाई की। मैं मेजर जनरल JK बंसल आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। क्या इस तरह की लड़ाई में जब एक देश प्रॉक्सीज के जरिए अपनी लड़ाई को अंजाम दे रहा हो और वो एक ऐसे मूवमेंट पर जब उसे लगे कि अब उसे तय करना है कि उसे उतरना है कि नहीं उतरना है, तब वो इस लड़ाई में आगे निकलकर आता है। ईरान समय पर इस लड़ाई में सामने आके कूदा है, या फिर ईरान ने जल्दबाजी कर दी है, जिसके रिपरकशंस के बारे में, जिसके खामियाजे के बारे में, जिसके असरात के बारे में कैलकुलेशन प्रॉपरली ईरान ने नहीं किया? जी नमस्कार। देखिए, ये कोई ना जल्दबाजी की है ना कोई अप्रोप्रिएट है, ये एक मजबूरी थी ईरान की। ईरान की कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो लड़ाई लड़ सके, और उनके अंदर में आपस में बहुत विरोधाभास था। खामनेनी भी इसके लिए तैयार नहीं थे। जो उनके कमांडर्स हैं उन्होंने इनको प्रेशर डाल के मनाया, और वो मजबूरी इसलिए थी, कई कारण थे। इंटरनल प्रेशर था अपनी जनता से, दूसरा जो है जो उनके प्रॉक्सी हैं सो कॉल्ड हिजबुल्लाह, हुती, हमास, उनकी तरफ से प्रेशर था। हालांकि पहले ही जब इजराइल ने अटैक किया था और पेजर फटे थे लेबनान के अंदर में, उस समय ही हिजबुल्लाह ने, नसरल्लाह ने कहा था कि ईरान को इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब एक मजबूरन उनको अटैक करना पड़ा, इसका कोई औचित्य नहीं है, ना उन्होंने को अचीव किया। अचीव ये किया है कि हाँ, हमारी मिसाइल आपके पास पहुंच सकती हैं, कोई डैमेज तो हुआ नहीं है। तो थोड़ा बहुत डैमेज, गड्ढे वड्ढे बन गए हैं या कुछ बिल्डिंग डैमेज हो गया है,
एक आदमी की मौत हुई है, वो भी वेस्ट बैंक के अंदर में एक फिलिस्तीनी की मौत हुई है। तो कुछ जो है अचीव नहीं किया। अचीव इसलिए नहीं किया कि आखिरकार जब कोई अटैक करता है तो अटैक का मतलब क्या है? अटैक का मतलब ये है ईरान का कि जो इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर में अटैक कर रहा है, बैरूत के ऊपर में, और जो हमास के ऊपर में कर रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन आप देखिए कि 1 अक्टूबर को ईरान ने किया, उसके बाद में इजराइल ने खान यूनिस में भी अटैक किया। 51 लोगों की मृत्यु वहां पे हुई, 82 घायल हुए, और पूरे गाजा में 23 और हुए। इसके अलावा उन्होंने बैरूत में भी अटैक किया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है, और सीरिया के अंदर में भी अटैक किया, जहां पे दमिश्क में 3 लोग मारे गए। हालांकि इजराइल के ऊपर भी अटैक हुआ है, 140 रॉकेट छोड़े हैं हिजबुल्लाह ने, लेकिन उससे कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है। हालांकि जो है करीब 8-10 सोल्जर की डेथ हो गई है जो इजराइल के थे वो इस लड़ाई के दौरान में। लेकिन इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपना जो टारगेट ये रखा हुआ है कि हम लितानी रिवर के पार जो है खदेड़ देंगे या धकेल देंगे हिजबुल्लाह को, जिससे कि वो एक बफर जोन बन जाएगा। और बफर जोन बनने के बाद में जो 60,000 नागरिक इसराइल के हैं, उत्तरी इसराइल से जो डिस्प्लेस हुए थे, उनको दोबारा बसाया जा सके। हालांकि ये जो लितानी रिवर और बॉर्डर के बीच में पहले भी बफर जोन बना हुआ था। ये 2006 में जो जी। 1701 एक रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएन का, उसके मुताबिक ये रहना चाहिए था, लेकिन इसका उल्लंघन किया उस बुद्धा ने, और वहां पे अपने ट्रुप डाल दिए। तो इसलिए ये एक जो है इजराइल अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, आतंकवादियों के साथ लड़ाई लड़ रहा है। और 1982 में भी मेजर जनरल जेके बंसल इसराइल ने एक कोशिश की थी, 2006 में भी इसराइल ने कोशिश की, लेकिन दोनों बार में रणनीति अलग लगी। लातिनी रिवर तक जाकर जो बफर जोन बनाने की इसराइल की कोशिश है, क्या इसराइल उसको जमीन पर उतारेगा और पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को वहां से वाइप आउट कर देगा? क्या इस पर काम कर रहा है? आगे हम चर्चा में आगे भी शामिल होंगे, लेकिन मैं ग्रुप कैप्टन वीएन झा को भी ले आना चाहता हूं। मेरे दर्शक जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को टुकड़ों में समझ रहे हैं, आप लोगों के जरिए सिलसिलेवार समझते चले जाएंगे कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है अभी। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, ये एक अजीब तरीके की लड़ाई में शायद ईरान ने दखल दिया है, जहां पर जमीनी लड़ाई किसी हालत में होती अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि जॉर्डन अब तक जिस मुस्लिम उम्मा की बात ईरान करने की कोशिश कर रहा है, जॉर्डन अभी तक न्यूट्रल है। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस में पिछले अप्रैल के अटैक के दौरान भी ईरान की मिसाइलें और उसके ड्रोन को मार गिराया था, और जॉर्डन के इस एक्ट पर काफी सारे सवाल ईरान ने भी उठाए थे। तो जॉर्डन अभी तक अपने को आइसोलेट करके रखा हुआ है। राफा के बाद, राफा में जब गाजा से लोग जा रहे थे, उसके बाद से मिस्र का कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको लग रहा है कि ये एयर अटैक के जरिए सुप्रीमेसी कायम की जा सकेगी और ये वॉर निपट सकेगा दोनों देशों के बीच में, या फिर ये छुटपुट आतिशबाजी चलती रहेगी? राजीव जी, काफ़ी डिटेल में अभी बंसल जी ने कहा, तो वो तो उन्होंने बताया ही। लेकिन एक बात बिल्कुल सटीक है कि जिस तरह से ईरान ने हमला किया हुआ है, ईरान किसी भी तरह से, चूंकि उसका जो सीमा क्षेत्र है वो सीमा इसराइल से नहीं लगता है कहीं पे, और जितनी दूरी है दोनों देश के बीच में, ग्राउंड ट्रूप्स भी वहां पे इन्वेजन नहीं कर सकते हैं। जो 3 देशों के सरजमीन जो इसराइल से मिलते हैं वो है इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान। तो अभी इजिप्ट के साथ में, जॉर्डन के साथ में जो इसराइल का डायरेक्टली जो एग्रीमेंट है, उसके चलते वहां पे हॉस्टिलिटी की संभावना बहुत कम है। हालांकि चोरी छिपे कुछ चीजें हो रही हैं जो कि अभी लाइमलाइट में नहीं आई हैं। बच गया लेबनान। तो लेबनान की अपनी आर्मी है, लेकिन उनकी आर्म फोर्सेस की इसराइल के साथ कोई दुश्मनी लग नहीं रही है अभी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। लेकिन लेबनान में जो हिजबुल्लाह एक पैरेलल आर्मी बना लिया हुआ है, वो हमेशा इसराइल के ऊपर में अटैक करता है। और हिजबुल्लाह, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हुती हो, ये तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, और ये हमेशा से इसराइल की शांति भंग करने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इसराइल वहां रहे। उन्हीं का नारा है कि रिवर टू सी, उसमें इसराइल का कोई स्थान है ही नहीं। तो ये जब इस तरह की जब हेट्रेड, इस तरह की जब दुर्भावना किसी एक कंट्री के साथ में हो, तो उसको साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल होता है।
और जितनी सारी लड़ाइयाँ पीछे में भी हुई हैं। आपने ज़िक्र किया 1982 का, उसके बाद 2006 में भी इस्राएली आर्मी जो थी वो काफ़ी आगे तक बढ़ गई थी लेबनान में। इसी के चलते, हिजबुल्लाह के चलते ही। लेकिन फिर उस एरिया को छोड़ दिया और जैसे आपने बताया कि जो ग्रीन लाइन था, ब्लू लाइन और रिवर के बीच में ये कुशन एरिया जो है, ये आज के दिन में इज़राइल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है लगभग 3000 रॉकेट्स जो हैं वो वहीं से आए हुए हैं, जो नदर्न इज़राइल है, वहाँ पे गिराए गए हैं। तो वहाँ के लोग पीस में नहीं रह सकते जब तक कि ये सब एक्टिविटी चल रही है। लेकिन अब आते हैं कि अभी जो आपने कहा कि क्या दोनों में लड़ाई हो सकती है, दोनों में किसी तरह की हार जीत हो सकती है? तो नहीं, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन जो है ईरान इसराइल में कर नहीं सकता है। नेवी में भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि नेवल चाहे वो मेडिटेरियन हो चाहे रेड सी हो, दोनों में जो अमेरिका की जो फ्लीट हैं वो इस कदर से वहां पे अपनी शक्ति बनाए हुए हैं कि कोई भी ईरानी शिप जो है वहां पे अपना अपना दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं कर सकता। बच गया सिर्फ एयर स्पेस। तो एयर स्पेस में क्या हुआ वही हम देख रहे हैं कि या तो अप्रैल की बात कर लीजिए या अभी की बात कर लीजिए, तो एयर स्पेस में चाहे वो ड्रोन हो, चाहे क्रूज मिसाइल्स हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, या फिर अपने प्रॉक्सी जो कि हिजबुल्लाह है या हमास है, चाहे वो वेस्ट बैंक के थ्रू हो, चाहे लेबनान के थ्रू हो, वो वहां पे अपनी रॉकेट बरसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसराइल जो है उसकी एयर डिफेंस काफी तगड़ी है। एक तो हमने सब सुना हुआ है कि आयरन डोम जो है उनका काफी इफेक्टिव सिस्टम है। वहीं पे आयरन क्लैड भी एक दूसरा वर्जन है, वो भी काफी सशक्त है। और तीसरी जो एरो 2 और 3 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए लगा हुआ है, वो भी काफी सशक्त है। लेकिन जब भी एक कॉन्सेंट्रेटेड अटैक होता है, चाहे वो रॉकेट की हो, चाहे क्रूज मिसाइल्स की हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल की हो, तो वो कहीं ना कहीं ये एयर डिफेंस को भेदने में सक्षम हो जाता है। और वही हमने कल देखा हुआ है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी ऐसी होती है राजीव जी, कि वो हर रडार पे अपना सिग्नेचर नहीं डालता है। बैलिस्टिक मिसाइल सीधा पहले ऊपर जाता है, स्पेस में चला जाता है 200, 300, 400 किलोमीटर ऊपर में, और फिर वहां से ट्रैजेक्टरी बना के अपने टारगेट पे नीचे गिरता है। तो इसकी जो जो हॉरिजॉन्टल जो सिग्नेचर होती है रडार स्कोप पे, वो बहुत कम होती है। और ऐसे मिसाइल्स को मारने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है वो भी बिल्कुल अलग है। तो यही कारण है कि अभी जो 180 मिसाइल छोड़े गए थे ईरान से, उसमें से काफी मिसाइल, जैसे हमने काफी वीडियो क्लिप्स देखे हुए हैं, हालांकि इसराइल मना कर रहा है कि हमारे ऊपर में कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन जितने हमने इम्पैक्ट्स देखे हुए हैं अलग अलग वीडियो क्लिप में, लगता है कि इसराइल में डैमेज तो हुआ है। अब किस जगह पे डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, ये तो इसराइली जो फोर्सेस हैं वो बताएंगी, या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर वहां पे जर्नलिस्ट या कैमरा वहां पे पहुंचे तो उससे पता चलेगा। जी। अब जब तक कि थोड़ा सा मैं और समझ लेता हूं। कल ही रात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें इसराइल की भर्त्सना करने की कोशिश की गई ईरान के द्वारा। और कल ही एक और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी G7 की, जो कि बहुत आवश्यक था। आपको पता है कि पिछले लगभग 2 महीने 3 महीने में ये जो वेस्टर्न ब्लॉक हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे नेटो ब्लॉक हो, उसमें थोड़ी कहीं कहीं पे दरार आ रही थी, अलग अलग सुर आ रहे थे। आपने सुना होगा कि जो कुछ कंट्री हैं उन्होंने पैलेस्टाइन को मान्यता दे दी, कुछ कंट्री जो है वो पैलेस्टाइन को नहीं मानते हैं। तो इस तरह की जो अलग अलग आवाजें आ रही थी, इसी के लिए G7 की मीटिंग बुलाई गई थी कि G7 और उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन और नेटो ये सब एक सुर में बात करें, क्योंकि अभी ये जो है ये काफी क्रिटिकल स्टेज पे है। इसको फ्लेयर अप होने में कोई देर नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईरान को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ईरान का कोई डायरेक्ट स्टेक है नहीं, ईरान के ऊपर में हमला नहीं किया गया है। हानिया मारा गया था, वो अलग चीज था, लेकिन ईरान का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट इसराइल ने नहीं किया, कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया हुआ। तो इसीलिए ईरान को ये जस्टिफाई करने की कोशिश करना कि हमने रिस्पॉन्ड किया हुआ है, किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं होता है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। ये तो वॉर जोन है, इसमें नैरेटिव्स बनेंगी, इसमें अलग अलग कैजुअलिटीज होंगी। ठीक। आपने कहा था कि 7 कैजुअलिटी हुई है
इस्राएली फोर्सेस का जब इन्वेड करते हैं तो इन्वेजन में तो आप कुछ कैजुअलिटी नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है इस बात को। नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि रात के अंधेरे में ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की कीमत ईरान विल हैव टू पे फॉर इट। ये शब्द थे बेंजामिन नेतन्याहू के। और इजराइल अब तक अपने शब्दों पर, अपनी कही गई बातों पर खरा उतरा है। चबाकर शब्द बोलने वाली इजराइल की सरकार है, यानी वो जो बोल रही है उस पर एक्ट करने की भी तैयारी में रहती है। डॉक्टर सौरभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। और इनसे अब मैं क्योंकि अभी मैंने आप दोनों फोर्सेस के लोगों से समझने की कोशिश की कि क्या हुआ है जंग के मैदान में और जंग के हालात में, अब डिप्लोमेटिकली इस पूरे मसले को कैसे देखा जा सकता है। डॉक्टर सौरभ, मैं और किसी के बयान पर अभी नहीं जाऊंगा, मैं अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान पर जाऊंगा, जिन्होंने ये कहा। डॉक्टर सौरभ अभी हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े हुए हैं, मैं सुरेंद्र सिंह जी आपका ही रुख कर लेता हूं इस वक्त। मुझे अभी देर से पता चला कि वो अभी जुड़े नहीं हैं। सुरेंद्र सिंह जी, एस जयशंकर साहब का बयान है कि ये सारे फसाद की जड़, ये जो भी हालात इस वक्त इजराइल और आसपास के इलाकों में पैदा हुए हैं, इसकी जड़ 7 अक्टूबर 2023 है। हमास ने जिस तरह से इंट्रूड करके 1200 इजरायलियों का मर्डर किया, 250 से 300 को किडनैप किया, जिसमें से कई अभी भी कैप्टिविटी में हैं, ये इसकी जड़ में है। तो इशारा कहीं भारत के विदेश मंत्री ने दे दिया कि भारत किस लाइन को लेने की कोशिश कर रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं करंट सिनेरियो को और भारत के स्टैंड को? नमस्कार राजीव जी। मैं कुछ हद तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं, पर पूर्ण तरीके से नहीं, क्योंकि ये 7 अक्टूबर नहीं, ये लेट 40s से चल रहा है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको पत्तों को नहीं, जड़ों पे जाना पड़ेगा। जड़ों से जब आप ट्रीट करेंगे पेड़ को तो पत्ते भी ठीक निकलेंगे। तो जो इजराइल जिस हिसाब से उन्होंने वेस्ट बैंक और पैलेस्टाइन को अलहदा कर रखा, मतलब मेरे को तो अपना बचपन भी याद है और आप सबको भी याद होगा कि कितने सालों से हम देखने की ये यहाँ से पत्थर फेंकते थे और वो वहां से इजराइल गोली चला देता था। जब एक आदमी के पास कलम नहीं होगी, स्कूल नहीं होंगे, इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे, वो बंदूक उठाएगा। और जब तक इसकी 2 नेशन थ्योरी, जो कि अब तो यूरोपियन कंट्रीज ने भी इसे इत्तेफाक रखना शुरू कर दिया है, नॉर्वे स्वीडन भी कह रहे हैं, क्योंकि एक बात को समझो कि आप किसी को अगर बहुत ज्यादा दीवार से चिपका दोगे, क्योंकि ये 7 अक्टूबर का मसला नहीं है, ये उससे पुराना है, तो जब एक आदमी घर से बेघर हो जाएगा, जब उसके बच्चों के पास स्कूल नहीं रहेगी, जब दीवार बना दी जाएगी, पहली बात तो मैं किसी एक कंट्री से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं एक प्योरली लॉजिकल बात कर रहा हूं कि जब आप किसी को दीवार से चिपका देंगे तो वो मरता क्या ना करता। और मैं जैसे कि ईरान की तो ये हालत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप पंगा ले रहे हो, पर गेम वो भी नहीं है। अगर ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं तो मैं स्टेट ऑफ इजराइल को भी अमेरिका का प्रॉक्सी मानता हूं। एक बात को समझो, ये गेम बहुत बड़ी है, ये गेम पेट्रोल की है। अमेरिका चाहता है यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाए रखे, क्योंकि सारा पेट्रोल यहाँ से, और अमेरिका सबसे बड़ा पेट्रोल का कंज्यूमर है। तो उन्होंने शुरू से ही डिवाइड एंड रूल खेला है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि ईरान अब बीच में एक जरिया बन गए। जैसे कि आपके भी 4 बातें आपने बोली कि आपने इन दोनों की ताकत गिनवाई, इजराइल की और अफगानिस्तान की, ईरान की। अब मैं आपको फ्री में केस स्टडी देता हूं कि अफगानिस्तान से ईरान से भी गया गुजरा था और इजराइल से ज्यादा पावरफुल राइट। अमेरिका क्या कर पाया अफगानिस्तान में आके? यहाँ लड़ने आया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे, उसी तालिबान से लड़ने आया, उन्हीं को असला देके उसी तालिबान के से हवाई जहाज से अपनी जान छुड़ा के भागे, और वो असला हमें भी तंग कर रहा है, क्योंकि वो जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई है वो सारा गन थ्रू पाकिस्तान यहाँ आना शुरू हो गया। तो ताकत से नहीं निपटेगा, अमेरिका नहीं निपटा पाया अफगानिस्तान को ताकत से। मैं आपको रोकता हूं माफी के साथ। मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लूं। सुरेंद्र जी, आप बहुत काम की बात कह रहे हैं और आप उस जड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लार्जर पिक्चर को ले जा रही है। ईरानी हमले के बाद इजराइल में भी एक बड़ी बैठक हुई है। आईडीएफ, शिन बेत और मोसाद चीफ की ये बैठक हुई है।
ईरान के हमले का जवाब देने का प्लान इसमें बनाया गया। बैठक में ईरान पर हमले को लेकर प्लानिंग बनी है। ईरानी हमले के बाद इजराइल में ये बड़ी बैठक हुई है। यानी हम जो लगातार बात कर रहे हैं, ये चिंगारी नहीं रही है, ये दबी हुई आग, सुलगती हुई आग है। वार ईरान ने किया है अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। जैसा हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान मजबूर हो गया था क्योंकि उसके प्रॉक्सीज हिट हो रहे थे, और जब प्रॉक्सीज बुरी तरीके से हिट हो रहे थे तो उसे कहीं बहुत अपनी मौजूदगी दर्ज करानी थी, और दर्ज 181 मिसाइलों के साथ इजराइल के अंदर करा के ईरान ने दिखाई है। तो ईरान के हमले का जवाब देने की तैयारी यहां पर है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं, अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं अपने सवालों को लेकर मेजर जनरल जेके बंसल का रुख करूंगा। ईरान ने कई दफा हिंट दिए कि वो इस लड़ाई में नहीं आना चाहता, सो मच सो कि उन्होंने पहले कई दफा अमेरिका को बता भी दिए कि ये अटैक करने वाले हैं। पर हुआ क्या है कि जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने भिंडरवाले को भेजा था पंजाब में, वो बाद में उनके हाथ से निकल गया था। अब इस तरह नेतन्याहू भी अमेरिका के हाथ से निकल गया। आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जो बाइडेन ने कहा कि अगर तुम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक करोगे तो हम साथ नहीं देंगे। हुआ क्या कि नेतन्याहू और मोसाद के चेहरे पे एक बहुत जोर से तमाचा पड़ा जब ये 7 अक्टूबर को इनके ड्रोन और ड्रोन को चित्त करते हुए जेसीबी से उखाड़ के अंदर पहुंच गए। अब उनकी ईगो हर्ट होगी क्योंकि उन्होंने कहा जी हम मोसाद वाले हैं, हमने ये किया वो किया। ये लोग घुस गए अंदर। अब उसको अपनी सांस बचानी है, उस पर क्रिमिनल केसेस भी हैं, वो जेल नहीं जाना चाहता, और वो अपनी राइट विंग लॉबी को यूज कर रहा है इस अटैक को बढ़ाने में। और अमेरिका भी फंस गया क्योंकि अमेरिका में जूश लॉबी इतनी स्ट्रांग है, मैं बहुत साल वहां रहा हूं, तो वो भी अंकल सैम को प्रेशराइज करते हैं क्योंकि सारी फंडिंग वो देते हैं। जूस ने एक्चुअली अमेरिका बसाया था क्योंकि जितने भी पेटेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बढ़िया लॉयर्स हैं, बढ़िया जजेस हैं, और जितना भी रियल एस्टेट स्पेशली अमेरिका के बड़े शहरों में है, वो सारा जूस के पास है। अब अमेरिका ने खुद तो ये मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया, अब नेतन्याहू उनसे भी नहीं संभल पा रहा है। तो एक ये बात में दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि मेजर जनरल बंसल साहब ने कहा कि ये सर्वाइवल की लड़ाई है। सर, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आप देखो मिडिल ईस्ट में ज्यादातर कंट्रियां तो बेचारी भूखी नंगी हैं। अगर पैसा है सऊदी अरेबिया, यूएई के पास और कतर के पास, वो तो इसमें आ नहीं रहे हैं। आपका इजराइल दुनिया की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, उसके पीछे पूरा यूनाइटेड स्टेट्स मतलब नेटो की 32 कंट्रियां हैं। आपने बोला कि जी $24 बिलियन इजराइल का बजट है, मैं नहीं मानता 24 बिलियन, क्योंकि अमेरिका का पूरा हाथ उनके ऊपर है। तो 900 बिलियन का बजट इजराइल को अवेलेबल है। तो एक तरफ अमेरिका कह रहा है जी सीज फायर करो, उसके बाद उन्हें वो बंकर वाले बम दे रहा है जो 1.5 किलोमीटर तक नीचे जाके मार करते हैं। तो ये खेल अमेरिका इजराइल, ये प्रॉक्सी वॉर खेली जा रही है। ईरान बीच में आके फंस गया है। और बड़े शॉर्ट में बताइए, बड़े शॉर्ट में अब मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं एक ब्रेकिंग के साथ, क्या ईरान सस्टेन कर पाएगा अगर इजराइल रिवर्ट करता है तो? क्योंकि राइट टू रिवर्ट पर ही मोसाद और इजराइल गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रहे हैं। नेतन्याहू को कितना ज्यादा अमेरिका कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि नेतन्याहू इस समय बिल्कुल खुल गया है। उसको पता है अमेरिका में इलेक्शन है, नवंबर से पहले कोई पॉलिटिशियन इस पे स्टैंड नहीं लेगा। और जैसे कि जो बाइडेन साहब ने कहा, अगर ये नहीं रोक पाए नेतन्याहू को, उसने अगर उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया तो फिर ये बात इतनी दूर तलक जाएगी, क्योंकि फिर अगर वंस अगेन यही अंदेशा है, बात बहुत दूर तलक जा सकती है। बड़ी खबर यह कि इजराइल ने लेबनान ईरानी हमले के बाद इजराइल में जो बड़ी बैठक हुई है, इसके बारे में हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को कि शिन शेत और इनकी बैठक हो रही है। बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र हमारे क्षेत्रों में बहुत सक्रिय रहता है। कारमन यूएन सदस्य गाजा में मानवीय स्थिति का मुद्दा उठाने से समस्या नहीं है। इजराइल को 7 मोर्चों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और इजराइल का रणनीतिक साझेदार है। भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध। भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत डेनियल कारमन ने यह बात कही है। यूएन और ईरान के ऊपर भड़के हैं डेनियल कारमन। खैर, इस तरीके की बातें आती रहेंगी, अपने अपने तरफ से इस तरीके की बातें आती रहेंगी। मेजर जनरल जेके बंसल,
बात दूर तलक जाएगी, मैं इसी पर आने वाला था। अगर जो बाइडेन ये कहते हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला हुआ तो हम साथ खड़े नहीं रहेंगे, एक सवाल आपसे कि क्या इस बात का डर है कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट की रेंज में इजराइल ले सकता है? एक सवाल। दूसरा, क्या यह लड़ाई बड़े इलाके में फैलने वाली है या फैलती हुई आपको दिख रही है राइडर के साथ कि मिस्र खामोश है, जॉर्डन खामोश है, यूएई खामोश है? देखिए राजीव जी, ये वाइडर भी फैल सकती है और इसमें ईरान नस्ते नाबूद भी हो सकता है। अब ये दो बातों पर निर्भर करता है। जो अभी प्रपोजल या जो विचार चल रहा है, 4 जो स्तंभ हैं ईरान के, उन पर हमला हो सकता है, न्यूक्लियर पर हो सकता है, उनकी रेल जो तेल की रिफाइनरी उस पर हो सकता है, उनकी लीडरशिप पर हो सकता है, उनके मिलिट्री इंडिया पर हो न्यूज। सकता है। अभी जो है, अगर तेल पर हमला होता है, उनकी रिफाइनरी के ऊपर हमला होता है, तेल के ऊपर होता है, तो ईरान ने ये धमकी दी है कि जो बाकी मित्र देश हैं अमेरिका के, उसमें आपके बहुत सारे कंट्रीज हैं, उसमें यूएई है, सऊदी अरबिया है, इनके ऊपर में वो उनके तेल के कुओं में आग लगा देंगे, जो पहले उन्होंने किया है। लेकिन ये कोई औचित्य या कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक तरफ तो वो मुस्लिम कंट्रीज की बात करते हैं कि हम जो ब्रदरहुड की बात करते हैं, दूसरे अपनी मुस्लिम कंट्रियों में आग लगा रहे हैं। दूसरा, जहां तक यह है, ये पहले से अमेरिका का भी एम रहा है और इजराइल का भी एम रहा है कि किसी तरह से जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और जो न्यूक्लियर संवर्धन की तरफ जो इजराइल जो ईरान जा रहा है उसको खत्म किया जाए। वहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो अभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाई हुई हैं, जहां पर काम चल रहा है, वो बहुत नीचाई पर है। वो 320 फीट की नीचाई पर है, जिसको कि बंकर बस्टर बम भी नहीं कर सकते। तो ये मुश्किल लग रहा है कि उसको डैमेज कर सके। अब जो दो चीज रह गई हैं, मिलिट्री, उनके जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाए और लीडरशिप को खत्म किया जाए। एक विचार और चल रहा है इजराइल के सामने। इजराइल के जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने ईरान की जनता को एड्रेस किया है कि आपकी जो ये टेररिस्ट रिजीम है, जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, उनसे आपको उनके साथ ना जा करके आप हमारे साथ आइए। तो वो रिजीम चेंज करने की भी बात कर रहे हैं। और यहाँ तक हो चुका है कि करीब 50% जो IRGC है ईरान जो इस्माइल हानिया के साथ हुआ, जो हसन नसरुल्लाह के साथ हुआ, क्या ये एक ऑप्शन इजराइल के दिमाग में है अली खमनेई के साथ? बिल्कुल है। इसलिए जो वो हाइड आउट में चले गए हैं और जो नेक्स्ट निशाना है वो जो है जो खामनेनी के ऊपर में ही है। वो जो पेजिस्टियन है वो मॉडरेट टाइप के हैं, वो शायद इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर चलेंगे। मैं यहाँ एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं समझ पाया, सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि पुरानी प्रॉब्लम है। देखिए 1979 तक जो है इजराइल और ईरान के बहुत अच्छे संबंध थे। जब से ये इस्लामिक जिहादी रिजीम आई है, तब से ये वहां पर ऐसा हुआ है। बेरूत को जो है, जो मिडिल ईस्ट का पेरिस समझा जाता था, वहां भी खुशहाली थी। ये भी सब कुछ उनके आने के बाद हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने कहा है कि बाकी कंट्री जो सऊदी अरबिया हैं या यूएई हैं वो बहुत अमीर हैं, ईरान गरीब है। ईरान की जो इकोनॉमी लो इसलिए है कि उन्होंने अपना फोकस किया है जिहाद की तरफ और नेगेटिव थिंकिंग की तरफ और जो है लड़ाई की तरफ। जिनके पास भी उतना ही तेल है, और जब उसका तेल ये है, ये पॉजिटिव सोच है जो सऊदी अरबिया की, यूएई की, और यूएई ने और बहरीन ने जो इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंध कर लिए थे 2020 में, उनका अब्राहिम अकॉर्ड हो गया था। इसी तरह से अरब भी करने, सऊदी अरबिया भी करने जा रहा था। तो ये सिर्फ एक नेगेटिव और पॉजिटिव की बात है। मैं इस बात का भी सवाल का जवाब आप लोगों से चर्चा में लेना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग बात कर रहे हैं। मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं सर जी, कि जो है यूएन के अंदर में नेतन्याहू ने दिखाए थे दो मैप। उसमें एक दिखाया था कर्स एंड ब्लेसिंग और दूसरा दिखाया था आशीर्वाद। आशीर्वाद के अंदर सऊदी अरबिया, यूएई और इंडिया तक जो आईमैक है वो है। दूसरी तरफ ये दिखाया था जिसके अंदर में ईरान, इराक, सीरिया थे। तो बस यही फर्क है नेगेटिव और पॉजिटिव और जिहादी सोच का। खैर चलिए, मैं बात आप लोगों से यह भी करूंगा कि एक कोशिश की गई थी अब्राहिम अकॉर्ड के नाम पर। क्या अब्राहिम अकॉर्ड को जानबूझकर फेल किया गया, जिसके रिपरकशंस अब हमें दिखाई पड़ रहे हैं? लेकिन बड़ी खबर यह
कि इजराइल ने लेबनान पर भी हमला किया हुआ है, जो हमारे पैनलिस्ट भी जिस बारे में बात कर रहे हैं। बेरूत पर एयर स्ट्राइक की है, बेरूत के कई इलाकों में भीषण बमबारी की गई है। देर रात दक्षिणी बेरूत पर हवाई हमला हुआ, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। बेरूत के अलग अलग हिस्सों में इजराइल ने लेबनान को एक तरीके से हिजबुल्लाह के इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है बेरूत में, क्योंकि ये हिजबुल्लाह, हमास या हूती, ये उन जगहों पर अपनी इंस्टॉलेशंस रखते हैं जहां आसपास रिहाइश होती है। लेकिन बेरूत फिर दहला, एयर स्ट्राइक के जरिए ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी है। दक्षिणी लेबनान में अल मशरफिया, जगर्था, बेका, इन जगहों पर एयर स्ट्राइक हो रही है। दाइया, जगर्था में भी ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। यानी लेबनान के अंदर जो कल तक बात थी, टैंक्स बॉर्डर पर हैं, कुछ पेनिट्रेशन कल हुआ है, लातिनी नदी तक जाकर उस एरिया को बफर जोन बनाना है, उसे क्लियर करना है। तो इजराइल कम से कम पेपर पर यह बात लेकर तैयार है कि उसे आगे हिजबुल्लाह को पनपने से रोकने के लिए, हमास को रोकने के लिए और हूती को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा। लेकिन ईरान को कैसे टैकल करता है, इसको देखते हुए पूरा विश्व इस वक्त घबराया है, क्योंकि ये लड़ाई बड़े हिस्से में फैल सकती है। वीएन झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीएन झा साहब, लेबनान में हालांकि जो हम बात कह रहे हैं, टैंक्स पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, ग्राउंड पेनिट्रेशन किया है आईडीएफ ने, और लातिनी नदी तक जाने की जो बात कर रहे हैं वहां पूरा एरिया क्लियर करना है। लेकिन अभी भी जो फोकस है वो एयर स्ट्राइक पर है। अपने जो उनके फाइटर प्लेन्स हैं उनके जरिए जो हिजबुल्लाह के इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें तबाह करना, एक रास्ता देना अपनी आईडीएफ को कि वो पूरी तरीके से एक सिक्योर जोन के जरिए वहां तक पहुंचे जहां तक इजराइल चाहता है। आपको लगता है कि G7 कुछ कर पाएगा किसी रिजोल्यूशन से ज्यादा बढ़कर, या इजराइल तय कर चुका है उसे करना क्या है? देखिए, पिछले जो हमारे सुरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, वो एक तरह से उनका अपना विचार है, और जो बंसल जी ने कहा कि जो उन्होंने एक हिस्ट्री पेश की है, ये प्रैग्मेटिक व्यू है। अभी आपने सवाल किया कि जो सॉफ्टनिंग हो रहा है, जो एरियल अटैक हो रहे हैं। देखिए, किसी भी वॉरफेयर में अगर जो अटैकर है, अगर उसके पास में एयर पावर है, तो अपनी कैजुअलिटी को, ग्राउंड ट्रूप्स के कैजुअलिटी को मिनिमाइज करने के लिए ये नॉर्मल डॉक्ट्रिन है एयर पावर की कि जितने ग्राउंड टारगेट्स हैं, हिजबुल्लाह के जितने टारगेट्स हैं वो बिल में छुपे हुए हैं, और सदर्न लेबनान में तो बहुत सारे हैं। तो इसको और आपको ये भी पता होगा कि लगभग 1500 से 2000 एयर अटैक हुए हैं सदर्न लेबनान में और कुछ और एरिया में। तो ग्राउंड टारगेट को सॉफ्टन करने का जो डॉक्ट्रिन है ये काफी इफेक्टिव होता है, और अपनी कैजुअलिटी को कम करने के लिए। सर, मुझे 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मैं वापस आप पर लौटता हूँ। बड़ी खबर यह है कि इजराइल के हमले पर हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। इजराइल में हिजबुल्लाह ने हमला किया है। उत्तरी इजराइल में करीब 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इन रॉकेट विस्फोट से हाइफा शहर दहला है। एक साथ 3 जगहों पर रॉकेट से हमला किया है। आयरन डोम ने हालांकि हमले को नाकाम कर दिया है। 70 किलोमीटर की रेंज आयरन डोम की कही जाती है। इसके बाद ज्वाइंटली एस्टेब्लिश्ड अमेरिका और इजराइल का सिस्टम काम करता है, जो 300 किलोमीटर तक ऐसे हमलों को रोकता है, और उससे आगे एरो 2 और एरो 3 का काम होता है। लेकिन आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम किया है। हाइफा शहर को निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने। यानी हिजबुल्लाह की शक्ति कमजोर हुई है ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी जगहों पर अभी भी अपने हथियारों के साथ रिवर्ट करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हैं। और ये फीड, ये फुटेज जो हमारे पास है, ये किसी ने अपने मोबाइल के जरिए रिकॉर्ड की है, जो उड़ते हुए रॉकेट्स और गिरते हुए रॉकेट्स की है। मैक्सिमम रॉकेट्स को बताया जा रहा है कि आसमान में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन कई एक आके गिरे। और ये जो तस्वीर है सबसे नजदीक देखिए, आसमान में आतिशबाजी सी हो रही है, वो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है उन मिसाइलों को, लेकिन कुछ नीचे आके धमाके भी हो रहे हैं और सड़क के बगल में धमाके हो रहे हैं। यानी हिजबुल्लाह
अभी शांत बैठने वाला नहीं है, और जब तक हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठेगा, जब तक हमास शांत नहीं होगा, जब तक हूती शांत नहीं होगा, कम से कम मिडिल ईस्ट का ये इलाका هاي الصواريخ هاي التفاحات चिंगारी के साए में ही रहेगा। هاي هاي उधर हिजबुल्लाह का पलटवार जमीनी कार्रवाई के दौरान आईडीएफ पर अटैक किया। यारून में इजरायली टैंकों पर मिसाइल हमला किया गया है। हमले में जो खबर आ रही है कि 8 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, और मारे गए सैनिकों में 2 कमीशन रैंक के भी कैप्टन हैं। इन सभी सैनिकों की उम्र 23 साल के करीब की है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि 3 इजरायली टैंकों को भी तबाह कर दिया गया है। वीएन झा साहब, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं सर। जी, जो आपने अभी बताया हुआ है ये खबर थोड़ी सी पुरानी है। हाँ हाँ। इन्वेजन जो है, ग्राउंड इन्वेजन टैंक के थ्रू, ये परसों ही शुरू हो गया है। और जो आपने बताया कि जो हिजबुल्लाह ने अटैक किए हुए हैं हाइफा पे, ये कल हुआ था, कल सुबह और दोपहर में ये हुआ था। जी जी। तो ये चीजें चल रही हैं। देखिए, जब भी आप ग्राउंड इन्वेजन, कोई भी आर्मी जब आप ग्राउंड इन्वेजन करके दूसरे कंट्री में ग्राउंड इन्वेजन करते हैं, तो कुछ एक जो कैजुअलिटी हैं, ग्राउंड कैजुअलिटी, वो आपको सस्टेन करने पड़ेंगे। चाहे वो आपका ट्रूप्स का कैजुअलिटी हो, चाहे आपके जो टैंक्स हैं या और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसके कैजुअलिटी आपको, इसके जो नष्ट होने के पॉसिबिलिटीज हैं जब भी आप इन्वेजन करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ डिफेंड करने में लगे हुए हैं, तो आप दुश्मन को, जो आपको इन्वेड कर रहा है, उसको आप काफी क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ये तो पता है। और ये जो इन्वेजन हुआ है, इसी इन्वेजन में जो इसराइल ने क्लेम किया हुआ कि इसके 7 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, जिसमें कि 2 कमीशन रैंक के भी हैं। तो ये तो हुआ। दूसरी चीज जो हम बता रहे थे कि सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, जो पिछले लगभग 1.5-2 हफ्ते से जो सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट हो रही है इजरायली एयरफोर्स द्वारा हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड एक्सप्लोजिव ठिकानों पे, इसमें राजीव जी ये आप मान के चलिए कि लगभग 50% जो है उसके फायर पावर ये नष्ट कर दिए गए हैं। क्योंकि जहां जहां पे अटैक हुआ है, जो अटैक के बाद जो हमने उसकी तस्वीर देखी है, एक होती है सेकेंडरी एक्सप्लोजन, मतलब आपने रॉकेट गिराए उसके अंडरग्राउंड ठिकानों पे, और उसके बाद जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता है, तो उस ठिकानों में जितने बॉम्ब, जितने रॉकेट्स हैं, वो बाद में फटने लगते हैं। तो सेकेंडरी एक्सप्लोजन हमने तो बहुत मैसिव देखा हुआ है। तो ये जो लगभग 1,500 के आसपास में एरियल अटैक हुआ है हिजबुल्लाह के ठिकानों पे लेबनान में, इसमें उसके लगभग, मान के चलिए, लगभग 50% जो उसकी मारक क्षमता है वो खत्म हो गई है। अब जबकि ग्राउंड इन्वेजन हो रहा है, तो ईरान ने कहा था कि अगर ग्राउंड इन्वेजन होगा तो हम बहुत भरपूर अटैक करेंगे। तो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए हिजबुल्लाह के अभी भी कुछ जो बंकर्स हैं या अंडरग्राउंड जो उसके लोकेशंस हैं, वो अभी भी एक्टिव हैं, जिसको कि अभी खत्म नहीं कर पाया है इसराइल। तो वहां से रॉकेट छोड़े गए थे, और जैसे आपने ही बताया कि आयरन डोम जो है, उसने ज्यादातर जो इसके रॉकेट्स थे हिजबुल्लाह के, उसको हवा में ही मार गिराया था। तो ये चीजें चलती रहेगी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नेतन्याहू की अपने कमांडर के साथ में, कि किस तरह का रिटेलिएट करना है ईरान के ऊपर में, ये डिपेंड करता है कि इसराइल की कितनी क्षति हुई है। ईरान ने तो बता दिया था कि उसने F-35 और F-22, F-18 सबको उसने खत्म कर दिया। लेकिन ये जायज नहीं है, क्योंकि ये सारे एयरक्राफ्ट ब्लास्ट पेन में रहते हैं, जो कि जिसको कि खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। या तो अंडरग्राउंड बंकर में रहते हैं या ब्लास्ट पेन में होते हैं। तो ये जो ईरान का क्लेम था वो गलत था, हिजबुल्लाह का क्लेम गलत था। लेकिन वास्तविकता अभी ये देखनी है कि नेतन्याहू ने क्या डिसीजन लिया हुआ है अपने कमांडर के साथ में, कि किस तरह का अटैक करेगा। सुरेंद्र जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, मैं क्योंकि विश्व के मामले सबसे प्रभावित हो रहे हैं, और विश्व से हटकर मैं भारत को बीच में लाना चाहूंगा और आपके जरिए भारत को समझूंगा। भारत ने पिछले कई सालों में, जब से इजराइल के साथ भारत के संबंध नजदीक हुए हैं, ईरान और इजराइल के साथ एक बहुत बेहतरीन बैलेंस बनाकर रखा हुआ है।
चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है। भारत जो अपनी एक रास्ता जो क्रिएट कर रहा था पूरा, जिसमें कि ईरान के जरिए आगे जाने की बात थी, ईरान का सपोर्ट था। अब ईरान अगर इस युद्ध में आगे बढ़ता है, चाबहार का काम पीछे हटता है, भारत के इंटरेस्ट को नुकसान होता है, भारत क्या रुख लेगा या क्या रुख भारत को लेना चाहिए? क्योंकि भारत जिधर भी झुकता है दूसरा खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तक तो भारतीय डिप्लोमेसी बीच के रास्ते को बड़े संभाल कर चलाते हुए दिखाई पड़ी है। राजीव जी, घूम फिर के बात अमेरिका पे आ जाती है। मैं मेजर जनरल बंसल साहब की बात से एक हद तक इत्तेफाक रखता हूं कि पिछली बार जब इजराइल लेबनान में घुसा था तो हिजबुल्लाह पैदा हुआ था, वो हिजबुल्लाह आज इजराइल का एक प्रॉक्सी बन गया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉब्लम अमेरिका जो है उसको एलाइज बनाने की आदत रही है, जो कि उसके साथ जापान, फ्रांस और ये इंग्लैंड रहे हैं। अब वो हमारी अमेरिका के साथ भी टसल चल रही है। अभी हमें 10 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट एक्स रॉ चीफ और अजीत डोवल साहब को सदर्न डिस्ट्रिक्ट ने नोटिस भेजा है कि पन्नू के केस में हाजिर हो, क्योंकि अमेरिका हमसे खुश नहीं है। हमने जिस हिसाब से रूस को नहीं छोड़ा और उससे ऑयल खरीदा, बल्कि एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये भी कहता है कि ये वॉर फेल ही नहीं हो पाई क्योंकि इंडिया ने इतना पेट्रोल खरीदा और इतना फंड कर दिया। तो इंडिया को हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें अमेरिका बार बार चलाना चाहता है एज एन एलाई, और हम कहते हैं नहीं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेंगे, क्योंकि हम आपकी कोल्ड वॉर की लड़ाइयां इनहेरिट करके, आपके पुराने मसले और फड्डे इनहेरिट करके हम उसमें एक टूल नहीं बनना चाहते हैं। और अमेरिका को आदत है कि वो कहते हैं कि हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो। भी एरन गर्सियोती जो यहाँ का हिंदुस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर, उसने साफ बोला कि इंडिया हैज टू डिसाइड व्हिच साइड ऑफ द फेंस आर यू ऑन, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके कैंप में रहे, पर हमने यहाँ पेट्रोल भी खरीदना है, यहाँ चाइना भी है, यहाँ पाकिस्तान भी है, यहाँ रशिया भी है। और मैं लास्ट ये बात कहना चाहूंगा कि इसमें पर्दे के पीछे 2 और लोग बैठे हैं, चाइना और रशिया। एग्जैक्टली 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 अगर बांग्लादेश की तरह रेजिम चेंज हो जाता है, जो कि नेतन्याहू कहना चाहते हैं, और वो अमेरिकन प्रॉक्सी एक नोबेल लॉरियट बिठा देते हैं, तो चाइना और रशिया क्यों खुश होंगे कि अगर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में फिर जी 32 कंट्रियां नेटो की आके बैठ जाए। तो इसमें और भी बहुत कुछ है, पर मैं अपनी बात को वापस उसी पे लाना चाहूंगा कि फिलहाल जो कैंसर है वो इजराइल का, जो ये पैलेस्टाइन के साथ है, और ये बहुत बड़ा है और इसीलिए ये फैल रहा है। यहाँ ईरान जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अमेरिका डॉक्टर सुरेंद्र जी, मैं जहां तक जानता हूं, जितना मैंने सुना है, इजराइल भी इस बात पर अब आगे बढ़ चुका है कि 2 नेशन थ्योरीज का हल हो चुका है। कुछ उनकी तरफ से बयान भी सामने आए थे, लेकिन हमास का अब तक ये मानना है कि ये चीजें तभी नॉर्मल हो सकती हैं जब इजराइल का कोई अस्तित्व ना हो। क्या इतना टफ स्टैंड अगर हमास और ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर गाजा में और वहां ऐसा बना रहता है तो ये चीजें थम पाएंगी, खत्म हो पाएंगी? अब जब अमेरिका इजराइल को इतने भारी बम देता रहेगा तो मामला कहां से सुलटेगा? बिग डैडी तो अमेरिका ही है ना, टेबल पे तो उन्होंने बिठाना है। तो जब अमेरिका एक तरफ से सपोर्ट करता रहेगा, और वहां पे अंग्रेजी में बोलते हैं टू रैप ऑन द नकल्स, क्योंकि नेतन्याहू उनकी सुन नहीं रहा है, वहां इलेक्शन है, तो जब तक अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, जो कि बांग्लादेश के पीछे इन्वॉल्व है, तब तक ये नहीं सुलटेगा, क्योंकि अमेरिका चाइना को बढ़ने नहीं देना चाहता है, और इंडो पैसिफिक के अंदर वो हमें जेके बंसल साहब, मेजर जनरल जेके बंसल साहब, अब चर्चा वहां पर है जहां पर मैं फाइनल कमेंट्स की तरफ आप लोगों की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन क्या मैं ये समझूं कि दरअसल पर्दे के पीछे ये लड़ाई जो हमें जमीन पर इजराइल, ईरान, गाजा, हमास या हिजबुल्लाह या हूती में दिख रही है, ये एक तरफ अमेरिकी ग्रुप है वो है, दूसरी तरफ रूस है, चाइना है, इनके बीच में है। और भारत की मजबूरी ये है कि अगर वो अमेरिका का रुख लेता है तो पुराना एलाई रूस छिटकता है और चीन उसके नजदीक जाता है, जो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी बनता है। क्या समीकरण ऐसे ही उलझे हुए हैं? देखिए, कॉम्प्लिकेटेड इशू है, पर भारत की इस समय डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बैलेंस बना के चल रही है, चलते रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पर्दे के पीछे लड़ाई ये रूस और अमेरिका के बीच की है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो गजा का जो ये हमास का अटैक हुआ था उसमें रूस का हाथ था, और रूस ये चाहता था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा रहे। और अभी भी अटैक करने से पहले जो ईरान ने
रूस का ब्लेसिंग्स लिया है, उनसे क्लियरेंस लिया है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, तभी जाकर के ये अटैक हुआ और रूस के प्रधानमंत्री ईरान के अंदर आए थे, अगले दिन अटैक हुआ। तो इस तरह की जो हैं ये चलते रहेंगे, लेकिन जो जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो अपना एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। जहां तक रूस का सवाल है, रूस भी चाइना के साथ काम कर रहा है। रूस जो है अभी पाकिस्तान के साथ में भी एक व्यापार बढ़ा रहा है, वहां से आलू और कुछ ऐसी चीजें जा रही हैं, इधर से राइस जा रहा है। तो ये वाटर सिस्टम अभी कुछ शुरू किया है। तो अपना अपना पॉलिटिकल सिनेरियो जो डिप्लोमेसी में सब अपना इंटरेस्ट चाहते हैं, और इंडिया इसके लिए काफी सक्षम है, हमारे विदेश ठीक है मंत्री बहुत सर, सक्षम है। ठीक है। हमारे वीएन झा diplomacy साहब, आपको क्या लगता है ये पर्दे के पीछे की लड़ाई है, मोहरे कोई और है? देखिए, ये सारा चीज अगर हम ये कह लें कि पर्दे के पीछे लड़ाई है, तो ये कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि इसराइल की जो सर्वाइवल है, वो जैसे कहते हैं ना कि जीव दांतों के बीच में है। तो जब 1947-48 में इसराइल का फॉर्मेशन हुआ था, तभी से ये जीव जो है वो दांतों के बीच में है, और कई जंग हो चुके हैं, 56, 67, 73, 82, 2006, आप नाम लेते जाइए। और ये सारे जो जंग पहले हुए थे, ये इसराइल के सर्वाइवल के लिए था। उस समय में भी जो इसराइल जो था वो अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं था। ये इसराइल अपनी सर्वाइवल के लिए वो लड़ रहा है। जिससे अभी बता रहे थे ना कि जो हमास है, हमास ने तो ये कह लिया है कि जो ज्यूज को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, वो इसराइल को मानते ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, अभी आप सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं, हुती, हमास और हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह। आने वाले दिनों में देखिए 188 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वहीं मिडिल ईस्ट में लगभग 103-104 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी और इसमें आएंगे। हो सकता है कि स्टेट डायरेक्टली ना लड़े, उनके प्रॉक्सीज लड़े। सुरेंद्र जी, जॉर्डन बहुत में शॉर्ट में बताइए, क्या आपने जो सारा अभी तक अमेरिका की बात की है, क्या इजराइल इस बीच में सैंडविच नहीं बनता जा रहा, और अपने सर्वाइवल के लिए उसे ऐसे टफेस्ट मेजर्स उठाने की क्या जरूरत नहीं है? भाई ये बनने की जरूरत है, क्योंकि ये कैंसर को वो ट्रीट नहीं कर रहा है। जब तक वो 2 नेशन थ्योरी नहीं करेंगे, जो आज बच्चे यतीम हुए हैं, जो आज मर रहे हैं, 41,000 लोग एक साल में मार दिए, जिसमें 70% से ज्यादा जो है वो बच्चे और औरतें हैं। तो मैं अपनी बात को एक लाइटर नोट पे एंड करना चाहूंगा। हमारी डिप्लोमेसी इज प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं उस बात से तो फुल इत्तेफाक रखता हूँ कि एक शेर अर्ज है कि हमें अमेरिका भी चाहिए ट्रेडिंग पार्टनर, हमें रशिया भी चाहिए, हमें ईरान भी चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी है, और हमारा चाइना भी ट्रेडिंग पार्टनर है। तो शेर अर्ज है कि एक तरफ मेरे रब का घर, दूसरी तरफ मेरे यार का। एक तरफ मेरे रब का घर, दूसरी तरफ मेरे यार का। किस तरफ जाऊं, बस यही सोचता मैं खड़ा विचारता। शुक्रिया। चलिए, लेकिन मजबूरी ये है कि इजराइल और इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन किसे रब मान रहा है, कौन किसे यार मान रहा है। रब और यार की इसी पहचान की कोशिश में ये वार संगीन होता जा रहा है, और दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।